आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्रों के देखेंगे जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके स्कूलों व विद्यालयों में जो भी आपका प्री बोर्ड पेपर होगा उससे संबंधित आपके सभी प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। तो प्री बोर्ड के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार आपका बोर्ड पेपर में समय निर्धारित होता है, समय 3 घंटे 15 मिनट, प्री बोर्ड पेपर में भी आपका उतना ही समय दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट। आपके निर्देश क्या कह रहे हैं, निर्देश को पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों हेतु जो निर्धारित अंक है उसके सम्मुख अंकित है, मतलब उसके आगे कितने अंक का कौन सा क्वेश्चन है आपको उसके आगे अंकित कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग खंड क को देखते हैं। खंड क में जो आपका सभी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रों को हम लोग देखते हैं सॉल्व सहित। पहला आपका क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार है। जो परीक्षा गुरु हैं इसके रचनाकार कौन से हैं आपके? तो 4 ऑप्शन आपका है। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास दास, दूसरा आपका ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, तीसरा आपका ऑप्शन है राजेंद्र यादव, चौथा आपका ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल। तो इन सभी में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन आपका है खंड ख, भारत दुर्दशा रचना है। जो भारत दुर्दशा है इसके रचनाकार, ये रचना किसकी है? 4 ऑप्शन आपका है। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा आपका ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की। तो जिसमें से होगा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राग दरबारी की रचना विधा है। राग दरबारी की रचना विधा है। जो राग दरबारी है ये किसकी रचना है, किस विधा की है? ऑप्शन नंबर 1 कविता है, ऑप्शन नंबर 2 नाटक है, ऑप्शन नंबर 3 निबंध है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? आपका 4 ऑप्शन है। पहला कबीरदास, दूसरा सूरदास, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी, चौथा ऑप्शन आपका है तुलसीदास। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन आपका है साहित्यालोचन गद्य की विधा है। जो साहित्यालोचन गद्य की विधा है तो कौन सी विधा आपकी होगी? ऑप्शन नंबर 1 है नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है उपन्यासकार, तीसरा ऑप्शन है आलोचना, चौथा ऑप्शन है निबंध। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आलोचना। दूसरा प्रश्न पत्र आपका है पद्य खंड से। पहला क्वेश्चन आपका है आल्हखंड का दूसरा नाम है। जो आल्हखंड है का इसका दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपका है। पहला ऑप्शन है बिसल देव रासो, ऑप्शन नंबर 2 परमल रासो, ऑप्शन नंबर 3 खुमान रासो, ऑप्शन नंबर 4 हमीर रासो। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा परमाल रासो। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा परमाल रासो। अगला क्वेश्चन आपका है
हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य आपका है, ऑप्शन नंबर 4 है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन आपका है खुमान रासो, दूसरा ऑप्शन है साहित्य लहरी, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, चौथा ऑप्शन है साकेत। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसका है? काव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि कवि है। तो जो चिंतामणि कवि कौन है? तो किस युग के वह कवि हैं? तो ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है रीति सिद्ध वर्ग के, दूसरा ऑप्शन है रीति मुक्त वर्ग के, तीसरा आपका है रीति रहित वर्ग के, चौथा ऑप्शन है रीतिबद्ध वर्ग के। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रीतिबद्ध वर्ग के। अगला क्वेश्चन है स्थूल भद्रास के रचनाकार कौन है? तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देवसेन, दूसरा ऑप्शन जिनधर्म सूर्य, तीसरा ऑप्शन है मुनि जिनविजय, चौथा आपका ऑप्शन है विजय सेन सूरी। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिनधर्म सूरी। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है घनानंद, दूसरा आपका है मतिराम, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है महाकवि भूषण। इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन आप लोग का है हिंदी के गद्यांश पर आधारित जो आपका प्रश्न है। अगर अभी तक आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगता है, तुरंत वीडियो को देखते रहिए, तुरंत वीडियो को टच कर दें, उंगली लगा दे, बस लाइक वीडियो हो गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को देखते देखते क्या करें, सब्सक्राइब, बस उंगली फेर देना है, बस आपका सब्सक्राइब हो गया। और उस पर बेल आइकन ऑल कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह क्या रहा है? निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। इसका क्वेश्चन जो है हम पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर भी हम लिखवा रहे हैं। कॉपी कलम आप लोग लेकर बैठ जाइएगा, बोलेंगे आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। कह रहा है उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कैसे इसका उत्तर देंगे? पहला क्वेश्चन आपका है अमूल्य निधियां कहाँ भरी है? अमूल्य जो निधियां हैं कहाँ भरी है? इसका उत्तर आप लोग खुद लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। अमूल्य निधियां पृथ्वी के गर्भ में भरी है, अर्थात धरती के नीचे बहुत से रत्न तथा धातुएं दबी हुई हैं जो कि मूल्यहीन है। वीडियो को आराम से पीछे करके देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर आप लोग लिखिए, बोल रहे हैं। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। अब खुद आप लोग गद्यांश को पढ़कर लिख सकते हैं। आप लोग खुद गद्यांश को पढ़िए और इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका पृथ्वी के देह को किसने सजाया है? इसका उत्तर लिखिएगा। पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। दिन रात निरंतर बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर उन्हें मिट्टी में परिवर्तित कर देती है। इन अनेक प्रकार की मिट्टियों से
पृथ्वी की देह को सजाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा में जितने आपके ये खींचे गए हैं ये सभी, उनको आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करना। चलिए व्याख्या भी बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रस्तुत ऐसे लिखेंगे आप लोग बोर्ड पेपर में, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग एकदम लिखिएगा। लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक मिट्टी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नदियां पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर देती हैं। पहाड़ों के टूटे हुए छोटे पत्थर नदियों के प्रवाह के साथ बहते हुए किनारों पर लग जाते हैं कि धूप में चमकते रहते हैं। ये पत्थर किसी कुशल कारीगर द्वारा निर्मित किए गए स्वरूप एवं आकार के दिखाई देते हैं। नदियों के प्रत्येक किनारे से नई शोभा और सुंदरता अवतरित होती है। वे किनारे इतने सुंदर लगते हैं कि उनका सौंदर्य अनमोल हो जाता है। आई होप यू वीडियो को सब लोग आराम से अच्छे से देखिए। अगर आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से देखिएगा, ताकि आप लोग हर एक वर्ड सुन सके अच्छे से, और अच्छे से कॉपी में आप लोग लिख सके। अगला क्वेश्चन आपका है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये किस पाठ से लिया गया है, इसका लिखिएगा उत्तर। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। काला कलम से आप लोग लिखिएगा। आप लोग का बुक का है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप है, तथा इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। अग्रवाल जी है। अगला हम लोग प्रश्न, अथवा इसको आप लोग कर सकते हैं, ये भी बता देते हैं आपका किस पार्ट का है, उसको कर लीजिए या तो इसको कर लीजिएगा। ख वाला देख लीजिएगा। मुझे मानो जात की दुर्दम, इसको देखिएगा आप लोग। इसको प्रश्न पत्रों को हम देख रहे हैं। लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? कह रहे लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर लिखिएगा। लेखक को मनुष्य जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात मनुष्य जाति के विकास करते जाने के मार्ग को लेखक स्पष्ट रूप से देखता है। इसका आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। मनुष्य ने नई शक्ति संघर्षों से पाई है। मनुष्य कभी भी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहा तथा हमेशा ही प्रयत्नशील रहा है। इस प्रयत्नशील में ही उसे संघर्ष करने की नई शक्ति मिलती गई और वह नई तथा बेहतर स्थिति की ओर बढ़ता गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है, धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिएगा। इसका आप लोग, धर्माचारों का अर्थ है किसी धर्म विशेष के आचार और विचार तथा विश्वासों का अर्थ है आस्था। मनुष्य की जिजीविषा शक्ति के संबंध में ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जो मनुष्य की जिज्ञासा है उसके लिए आपका क्या किया गया, प्रयुक्त किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। जो रेखा में खींचे गया है आप इसकी व्याख्या खुद से कर लीजिएगा। कर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो जो पाठ है आपका लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक अशोक के फूल। किस पाठ का है? अशोक के फूल।
अब अशोक के फूल किसके हैं तथा इसके लेखक का नाम है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। कह रहे सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। इन सभी क्वेश्चनों को आप खुद से पढ़िए। इसका चलिए हम उत्तर बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा क्या संदेश देना चाहती है। इसका उत्तर लिखिएगा। बोल रहे हैं राधा सूखी जाति मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा यह संदेश दिलाना चाहती है कि वह भी मलिन लतिका की भांति प्रिय के वियोग में मुरझा सी गई है। अगला प्रश्न आपका है, उपयुक्त उदाहरणों में व्यक्त रस का नाम लिखकर उसके अस्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। तो लिखिएगा इसका उत्तर आप लोग, उपयुक्त उदाहरणों में वियोग श्रृंगार रस। अब यहाँ पर वियोग किया जा रहा है, देखिएगा तो कौन सा रस होगा आपका, वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ राधा अपने प्रियतम के वियोग से अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है। वियोग श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। इसका जो रेखा खींचा जाए उसका भाव लिखिएगा। बोल रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति में राधा पवन को दूत बनाकर भेजने से पूर्व उसे समझाते हुए कहती है कि यदि नए पेड़ों के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम उसे हमारे प्रियतम की आंखों के आगे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछुड़ी हुई स्त्री के समान में भी नित्य पीली पड़ती जा रही है। आई होप ये सभी लोग क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है। लिखिएगा इसका उत्तर बोल रहे हैं हम, प्रोसिता सा में उपमा अलंकार है। इसमें वाचक शब्द सा है। तो राधा उपमे की प्रति से बिछड़ी हुई स्त्री उपमान से समानता करने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन आपका है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो लिखिएगा कविता का शीर्षक पवन दूतिका है। पवन दूतिका, आपका पाठ का नाम पवन दूतिका है। इसके जो कवि का नाम तथा कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। अयोध्या सिंह आपके उपाध्याय हैं। अथवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा आराम से, वीडियो को रोककर बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद इन सभी का बस बता दे रहे हैं कौन सा पार्ट का है, आप खुद लो, आप लोग इसका अर्थ लिखिएगा घर पर। ये जो चैप्टर आपका है पार्ट है, अंत वाला का क्वेश्चन बता रहे हैं। कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिएगा। कविता का शीर्षक गीत है, गीत पाठ से आपका लिया गया है। इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं इसके लेखक। आगे वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना। अधिकतम जो आपका शब्द लिखना है 80 शब्द में लिखना है। तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा अगर याद हो तो। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक और आपके जी सुंदर रेड्डी। इन तीनों में से किसी एक को आपको लिखना है। ख कह रहा है
निम्नलिखित कवियों में से किसी एक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डाला है। आपके पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा महादेवी वर्मा। इन तीनों में से आपको किसी एक के बारे में लिखना है। इसकी अधिकतम जो सीमा होगी 80 वर्ड में आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन आपका है, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी का समीक्षा करना है आपको, अथवा आपको बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बोर्ड पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन भी आपके आएंगे, प्री बोर्ड है या बोर्ड पेपर, दोनों में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको, अगर आप लोग गोरखपुर जिले में रहते हैं तो गोरखपुर जिले के लिए आपका है त्यागपति आपका है। अगर आप लोग अन्य जिलों से हैं तो अपना अपना देख लीजिएगा आप लोग। खंड ख की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा और इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग को हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है सिर पीटना, तो सिर पीटने का क्या होगा, लिखिएगा पछताना। कोष्टक में लिख लीजिएगा आप लोग, कोष्टक में आप लोग लिख लीजिएगा पछताना। वाक्य प्रयोग लिखिएगा, से क्या लाभ, जो होना था सो हो गया। दूसरे का आंसर देखिएगा आप लोग, हाथ पांव मारना। इसका अर्थ होता है, क्वेश्चन में आप लोग लिख लीजिएगा, अंतिम शक्ति भर उपाय। इसका अर्थ जो होगा अंतिम शक्ति भर उपाय। इसका अर्थ लिखिएगा, खूब हाथ पांव मारने पर भी तुम मकान नहीं बनवा पाए। अगला क्वेश्चन है आपका, दांत खट्टे करना। इसका अर्थ होता है हरा देना। इसका अर्थ लिखिएगा, लोकोक्तियां का अर्थ, सुमित ने बहस में अपने प्रतिपक्षी के दांत खट्टे कर दिए। अगला आपका है आंख दिखाना। इसका अर्थ होता है धमकाना। लोकोक्तियों का अर्थ लिखिएगा, मेहमानों के सामने किशन के चिल्लाने पर मां ने उसे आंख दिखाया। चलिए 10वां क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो देखिएगा पहला आपका है सुखार्थिन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन पहला आपका है सुखधन अर्थिना। दूसरा आपका है सुखाधन अर्थिना। ग आपका है सुखधन अर्थिना। घ आपका है सुखार्धन थीना। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला सुखधन अर्थिना। दूसरा आपका है सूर्योदय का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपका है। ऑप्शन नंबर क सूर्योदय पहला, सूर्योधन उदय। ऑप्शन नंबर ख है बड़ा का मात्रा है सूर्यधन उदय। तो इसमें से जो आपका चारों में से राइट आंसर होगा, आप लोग चारों क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, सूर्यधन उदय। अगला क्वेश्चन आपका मात्राज्ञा का संधि विच्छेद है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका घ सही हो जाएगा, मातृधन आज्ञा। अगला क्वेश्चन आपका है ख वाला कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। विद्यालयम कह रहा है विद्यालयम, तो विद्यालय में आपका कौन सी विभक्ति है। तो देखिएगा इसमें जो आपकी विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति। कौन सी होगी,
द्वितीय विभक्ति, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पृष्ठेन। पृष्ठेन में कौन सी आपकी संधि विच्छेद, कौन सी आपकी विभक्ति होगी? तो इसमें जो आपकी विभक्ति होगी स, तृतीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन 11 का, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। देखिएगा, पहला है अभिराम, अभिराम। जो अभिराम है, अभिराम का जो अर्थ होता है अनवरत। क्या अर्थ होता है? अनवरत। और अभिराम का अर्थ होता है आकर्षण। तो इसमें से जो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा, अनवरत और आकर्षण। अगला क्वेश्चन आपका है तरड़, तरुड़ी। तो इसमें से जो आपका हो, देखिएगा तरड़ का जो अर्थ होता है, तरड़ का जो अर्थ होता है नौका। तरड़ का जो अर्थ होता है नौका। और तरुड़ी जो आपका है, तरुड़ी का अर्थ होता है युवती। तो आपका हो जाएगा नौका और युवती। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नौका और युवती। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखना है। देखिएगा अंचल, इसका दो अर्थ आप लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। पहला अर्थ लिखिएगा अचल क्षेत्र, अचल क्षेत्र। दूसरा आप लोग लिखिएगा साड़ी का छोर, साड़ी का छोर हो जाएगा। दूसरा आपका है जोड़। जोड़ का दो अर्थ लिखिएगा आप लोग, संधि। पहला आप लिखिएगा संधि, दूसरा लिखिएगा योग। तीसरा देखिएगा, तीसरा कर रहा है टीका। टीका का दो अर्थ लिखिएगा आप लोग, तिलक। दूसरा लिखिएगा फलदान। आई होप यू सब लोग लिख लिए होंगे। ग क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। कह रहा आपका पहला आपका प्रश्न क्या है? संयम से और कम खर्च करने वाला। संयम से और कम खर्च करने वाला। तो देखिएगा, जो संयम से खर्च करता हो और कम खर्च करता हो तो उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका स सही हो जाएगा, मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। सो आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है उपकार का मानने वाला। उपकार को मानने वाला कौन होगा? ऑप्शन नंबर दिया है कृतज्ञ, दूसरा दिया है समदृष्टा, तीसरा दिया है असातीत, चौथा आपका दिया है कृतज्ञ। तो आपका जो राइट आंसर होगा, इनमें से राइट अर्थ आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो